हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है। यूनिट नंबर 4 पढ़ते हैं BSDLA 138 में। ठीक है। जीने की कला एक निबंध है जो कि महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, यहाँ आपको मैं सीधा बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में सवाल कैसे आता है। जैसे कि दिसंबर 2021 के पेपर में आया था, जीने की कला के विचार पक्ष को रेखांकित करें। दोस्तों, महादेवी वर्मा जी ने ये जो निबंध लिखा है, इसमें कहा है कि भाई मानव है ना, वो अपने जीवन जीने की कला को स्वाभाविकता को भूल चुका है। यानी कि वो अच्छे से नहीं जीता है, और स्पेशली जो महिलाएं हैं वो बंधन में रहती हैं, तो इंसान जीना ही भूल चुका है। ठीक है। उसी पर बेस्ड एक आंसर देखेंगे अपन। जीने की कला निबंध महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने नारी को केंद्र में रखकर उनकी समस्याएं तथा समाधान को तर्क संगत ढंग से प्रस्तुत किया है। इस निबंध में लेखिका के सामाजिक चिंतन व व्यक्तिगत विचारों की प्रधानता है। इनके अनुसार मनुष्य का जीवन सिद्धांतों के बोझ से लदा हुआ है तथा वह इन सिद्धांतों को व्यवहारिक ढंग से कभी भी लागू नहीं कर पाता। यानी कि इंसानों को अच्छी अच्छी बातें पता होती है, उन्होंने धर्म और शास्त्रों का भी ज्ञान होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपना जीवन अच्छा नहीं जी पाते, क्योंकि वो सीखे हुए नियमों को लागू नहीं कर पाता है। मनुष्य सिर्फ शास्त्रों व धर्म ग्रंथों को पशु की तरह ढोता रहता है और उचित अवसर आने पर इनका प्रयोग नहीं कर पाता है। मनुष्य में सत्य कोमा अहिंसा ये सारे गुण होते हैं, लेकिन वह इन सभी गुणों को परिस्थिति, समय, स्थान आदि के आधार पर उपयोग करके जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। महादेवी वर्मा ने 3 उदाहरण देकर यह बातें समझाने की कोशिश की। जैसे कि एक निर्दोष व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिए बोला गया सच झूठ से भी बढ़कर होता है। अर्थात हमें सत्य बुनियाद का प्रयोग करना चाहिए और विवेक के हिसाब से भी करना चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि हाँ, मतलब सच बोलना चाहिए। लेकिन किसी की जान जा रही हो और आपके झूठ बोलने से अगर उसकी जान बच जाए, तो वहाँ पर बोला गया झूठ है वो सही रहता है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर एक स्वामी अपने सेवक पर अत्याचार करता है तो उस सेवक द्वारा स्वामी भक्ति को छोड़कर उसका विरोध करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई उसकी गुलामी ही करता रहे सेवक, अत्याचारों को झेलते हुए भी। तीसरा एग्जाम्पल, एक क्रूर अत्याचारी व्यक्ति को माफ कर देने की बजाय उसे दंड देना चाहिए न्यायाधीश को, ताकि अत्याचारी लोगों के मन में भय व्याप्त हो। ठीक है, डर व्याप्त हो, ताकि कोई अपराध ना करे। लेखिका कहती है कि हम कार्य क्षेत्र में भी निष्क्रिय बने हुए, हम अपने सिद्धांतों को कंजूसों की तरह बचा कर रखते हैं। इसी प्रकार स्त्री भी दैवीय गुणों, जैसे कि स्त्री में काफ़ी सारे गुण होते हैं। त्याग होता है, बलिदान, ममता, धैर्य, समर्पण, सहनशीलता, पवित्रता, प्रेम, करुणा, आज्ञाकारिता जैसे गुण होते हैं महिला में। लेकिन उचित अवसर आने पर महिला इन सिद्धांतों अथवा गुणों को व्यवहारिकता में लागू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पितृसत्तात्मक समाज हमेशा नारी का शोषण करता है। वह बचपन से ही संस्कारों को सिद्धांतों के नीचे दबी रहती है तथा वह स्वाभाविक जीवन जीने की कला भूल चुकी है। यही संदेश देना चाहती हैं इस निबंध के माध्यम से महादेवी वर्मा। इससे नारी का जीवन पशु तुल्य, यानी कि पशु के समान हो गया। उदाहरण के तौर पर एक विधवा भारती का नारी जीवन। लेखिका कहती हैं कि स्त्री अपने उच्च आदर्शों के नीचे दबी कुचली होती है, वह अपनी स्थिति का स्वयं ही जिम्मेदार होती है। स्त्री एक शराबी व दुराचारी पति का शोषण वह संस्कारों के नाम पर झेलती रहती है कि ये तो मेरा 7 जन्मों तक साथ निभाएगा, कैसा भी है लेकिन मेरा है। ठीक है, चाहे वो मारता पीटता हो, चाहे वो गाली गलौज करता हो। यह सब सहन करने के बाद भी वह अपने पति को 7 जन्मों का साथी मानने को तैयार होती है। लेखिका ने बाल विवाह कोमा पुनर्विवाह कोमा बेमेल विवाह का मतलब, जैसे कि कोई 20 साल की लड़की है, उसका 50 साल के साथ 50 साल के बुढ़े के साथ में शादी हो जाए तो वो बेमेल विवाह कहलाता है। ठीक है। कोमा विधवा की दयनीय स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने नारी को निष्पंद की संज्ञा दी है। निष्पंद का मतलब क्या होता है कि भाई उसमें कोई जान ही नहीं है, वह प्रतिकार अथवा विरोध नहीं कर पाती है। पुरुष को धन अर्जित करने की जिम्मेदारी मिलने से वह शक्तिशाली हो गया, जिससे कि वह नारी पर हावी रहता है। पुरुष तथा जीवन भर उसको दासी अथवा गुलाम बनाए रखता है। पुरुष क्या करता है, उसको धन कमाने की शक्ति मिली हुई है, बाहर जाता है, ठीक है, दुनियादारी में, लेकिन वो घर पर आकर महिलाओं पर अत्याचार करता है, ऐसा कह रही है लेखिका। तथा जीवन भर उसको महिला को गुलाम बनाए रखता है। नारी
नारी विवाह अनेक मौकों पर अपनी इच्छा ही नहीं बता पाती, ठीक है, क्योंकि लड़की की इच्छा, स्वतंत्रता, योग्यता का कोई महत्व नहीं होता समाज में। पति के घर में ही वह पशु की तरह, जानवर की तरह जीवन जीने पर मजबूर होती है। उसे अन्न, वस्त्र के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं मिलता है। दास्ता झेलकर भी वह अपना संपूर्ण जीवन पति पर न्यौछावर कर देती है, यानी कि गुलामी झेलकर भी पति पर अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है। एक समय पर उसे दास्ता में ही सुख मिलने लगता है, ठीक है? वो सोचते हैं कि भाई ये तो मेरे भाग्य में लिखा है और ये तो सभी महिलाओं को झेलना होता है, इसलिए वो भी झेलती रहती है। बचपन से ही नारी को पराए घर की अमानत समझा जाता है कि तो पराए घर में जाएगी, ठीक है? धर्म संस्कारों के नीचे दबकर वह जीवन जीने की जो अपनी कला है वो भूल चुकी है। अपने दायित्वहीन पुत्रों, ऐसे बेटे जो कि उसका कहना नहीं मानते लेकिन फिर भी उसको बेटे चाहिए, ठीक है? और अत्याचारी पति के शोषण के बाद भी वह पुत्र की कामना करती है। इन सभी गुणों के होने के बाद भी लेखिका ने भारतीय नारी पर प्रश्न चिन्ह उठाया कि भाई भारतीय नारी के पास में त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, प्रेम है, ममता है, करुणा है, सहानुभूति है, लेकिन फिर भी इन सभी गुणों का वह यूज नहीं करती और उसका जीवन है वो पशु की तरह हो गया है। अपने पिता के इशारे पर स्त्री एक अयोग्य पुरुष के घर जाने हेतु भी तैयार होती है। सीता सावित्री के उच्च आदर्शों में दबी स्त्री अपने आप को पति की अर्धांगिनी कहती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक व्यंग्यात्मक देखते हैं अपन, मतलब बचपन से ही सिखाया जाता महिला को कि सीता सावित्री के आदर्श अपनाने। लेकिन दोस्तों, अगर पति दुराचारी निकल जाए, ठीक है, फिर भी उनके आदर्शों को ही मानती रहती है वो, और उसी अत्याचारी पति को उसकी अर्धांगिनी कहती है वो। अतः भारतीय स्त्री को इन शोषण के रूपों का प्रतिकार अथवा विरोध करना चाहिए, ताकि उसे अधिकार, स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, यानी कि वो आज़ाद होकर घूम सके, ठीक है, वह अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से हंसते हुए जी सके। लेखिका के अनुसार भारतीय समाज के नारी पुरुषों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को बराबरी का हक देना चाहिए, ना कि भाई पुरुष को हर बार दबाना चाहिए महिला को। सिद्धांतों को जीवन में व्यवहारिक रूप से लागू करना चाहिए। जो भी आपने धर्म शास्त्रों से, किताबों से सीखा है बातें, नियमें, है ना, अच्छी अच्छी बातें, उनको जीवन में लागू करना चाहिए। जीवन के सभी सिद्धांत मार्गदर्शक की तरह काम करते तथा इनको उचित अवसर आने पर अपनाया जाना चाहिए, अन्यथा यह सिद्धांत बेड़ियों की तरह काम करते हैं, ठीक है? बेड़ियों से इंसान जकड़ जाता है और एक जगह स्थिर हो जाता है। वैसे ही अगर सिद्धांतों का उपयोग नहीं करेंगे तो ये जो सिद्धांत है बेड़ियों की तरह काम करेंगे। हमें अपने जीवन में सिद्धांतों व व्यवहारिकता में संतुलन बनाना चाहिए, ताकि जीवन प्रकाश में हो सके, जीवन में उजाला आ सके, व सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक रूप से प्रगति की जा सके। अब दोस्तों, जीने की कला निबंध की अंतर्वस्तु को रेखांकित करें, ये दूसरा सवाल आ सकता है जो कि जून 2022 में 20 नंबर का पूछा गया। अथवा जीने की कला निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए, ये भी दिसंबर 2022 के पेपर में जो कि BSDL 138 का था, 20 नंबर का आया था। तो दोस्तों, इसका आंसर वही है जो कि प्रश्न संख्या 1 का था, ठीक है? तो आप 10 नंबर का या चाहे 20 नंबर का सवाल है, आपको सेम टू सेम यही आंसर लिख के आना है। अब नवा नया सवाल देखते हैं, जैसे कि यूनिट नंबर 1 में मुंशी प्रेमचंद जी पढ़ा, है ना? और यूनिट 2 में हमने हरिशंकर परसाई जी के बारे में जाना, फिर मोहन राकेश जी के बारे में। अब देख रहे हैं अपन महादेवी वर्मा पर टिप्पणी लिखना। 5 नंबर के सवाल आते हैं, देख सकते हैं दिसंबर 2021, 22, 23 के पेपर में लगातार आया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इसका आंसर देखते हैं। महादेवी वर्मा पर टिप्पणी लिखना। आधुनिक युग की मीरा एवं हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध छायावादी लेखिका महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ। उज्जैन से आरंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से MA किया। इन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से सामाजिक उत्थान व कार्य किए, ठीक है, मतलब सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। विशेषतः महिलाओं के विकास के बारे में बातें कही। विशेषतः महिलाओं की चेतना जागृत करने का काम इन्होंने बखूबी किया। इन्होंने भाषा, साहित्य, दर्शन, तीनों क्षेत्रों में काम किया। आधुनिक हिंदी साहित्य में इन्होंने स्त्री वेदना, वेदना मतलब कष्ट अथवा पीड़ा, वेदना को अपनी कविताओं, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, ये कविता है महादेवी वर्मा की, इसके माध्यम से महिला के दुखों को, कष्टों को बताया है। इन्होंने अपने भाषणों में आम आदमी की सच्चाई को भी प्रकट किया है। महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद में इन्होंने सामाजिक कार्य भी किए।
इन्होंने प्रयागराज में महिला विद्यापीठ की स्थापना करके स्त्री शिक्षा को आगे बढ़ाया तथा उस महिला विद्यापीठ की खुद प्रधानाचार्य जी बनी थी। इनके मित्र का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान था तथा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को ये अपना भाई मानती थी। इनकी साहित्य साधना पर यानी कि इन्होंने जो भी कुछ सीखा, इन्होंने जो भी कुछ साहित्य लिखा, उस पर रविंद्रनाथ टैगोर का भी प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने मासिक पत्रिका चांद के लिए भी काम किया। इन्होंने ब्रज भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बांग्ला भाषा से इनका जुड़ाव अत्यधिक रहा तथा संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग करके अपनी रचनाओं में किया है। इनकी रचनाओं में उपमा, कोमा, रूपक और श्लेष अलंकार हमें दिखाई देते हैं। इन्होंने लेखन में अनुभूति, कोमा सौंदर्य, कोमा चेतना, कोमा कल्पनात्मकता का सजीव चित्रण किया है। ये भारतीय साहित्य अकादमी की प्रथम महिला सदस्य 1971 ईस्वी में बनी। इनका एक अन्य उपनाम हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी इनको कहा जाता है। दोस्तों, इनको अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए निम्न पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि पद्म भूषण 1956, ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982, पद्म विभूषण 1988 और महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं देख लो। निहार, रश्मि, नीरजा, सांदे गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये तो हैं इनकी कविताएं संग्रह। यानी कि इनमें भी काफ़ी सारी कविताएं हैं, है ना, अलग अलग संग्रहों में। रेखा चित्र देख लो इनकी, स्मृति की रेखा, कोमा श्रृंखला की कड़िया, कोमा संस्मरण। निबंध संग्रह देख लो, जैसे कि पथ के साथी और मेरा परिवार। कहानी संग्रह गिल्लू और नीलकंठ। दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में, हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय योगदान देने वाली महान लेखिका 11 सितंबर 1987 ईस्वी को दुनिया को अलविदा कह गई और हम इनका योगदान हिंदी साहित्य में नहीं भुला सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 4 है BSDLA में, BSDLA 138, उसमें कंप्लीट होता है। वीडियो को बार बार देखें, नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स बनाएंगे तो सब सिस्टमेटिक ढंग से आप याद कर पाएंगे और चीज़ों को दोहरा पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।